Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Chapter 3rd, Why do we need a parliament? Class 8th, this is part 1 video. Hello students, my name is Pawan, teacher UPS Daraltha, Zone Batod. Students, today we are going to read about why do we need a पार्लियामेंट, यानी हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हिंदुस्तान जो है एक लोकतांत्रिक देश है और हम हिंदुस्तानी जो इस देश में रहते हैं उन्हें इस पर बहुत गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो पूरे वर्ल्ड की है वो हिंदुस्तान की है। Principle of democracy is that the government of the state is carried out with the cooperation and consent of the people. जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जो सिद्धांत है, वो ये बताता है कि गवर्नमेंट चाहे वो किसी स्टेट की है या कंट्री की है, वो लोगों के सहयोग और उनके सहमति से चलाई जाती है, कि लोग सहमत होने चाहिए। दूसरा आ गया पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, कि लोग जो हैं वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो लोग उसमें अपना किस तरह से योगदान देते हैं, पार्टिसिपेट किस तरह से करते हैं। ये दो एलिमेंट ही मिलकर डेमोक्रेसी को बनाते हैं और ये दोनों को अच्छे से अगर एक्सप्रेस करना है तो वो पार्लियामेंट में ही एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट किस तरह से लोगों को इस योग्य बनाती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में और साथ में गवर्नमेंट के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रख सकें। इस बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि पार्लियामेंट ये सब किस तरह से करती है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का और ये की फीचर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि लोगों के हाथ में पावर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग क्यों डिसाइड करें, कोई फैसला लोग क्यों लें। कि अगर सरकार को बनाने का फैसला है या सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें लोग उसको क्यों डिसाइड करें। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदुस्तान जो हमारा है वो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले भारत ने एक बहुत ही लंबा संघर्ष किया आज़ादी पाने के लिए और बहुत से लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जो अलग अलग सेक्शन से आते थे, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई किस जाति का, यानी सब ने इसमें योगदान दिया। और लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे उनने इसमें संघर्ष में हिस्सा लिया और वो इंस्पायर्ड थे आइडियाज ऑफ फ्रीडम से, यानी आइडिया आज़ादी का, इक्वालिटी की, लोगों को बराबर का अधिकार, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि जो सरकार, जो अंग्रेज थे, जैसे आप जानते हो कि हमारा देश जो था वो 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, कि अंग्रेज कोई भी डिसीजन लेते थे उसमें लोगों की कोई सहमति नहीं होती थी। तो वो इससे भी इंस्पायर थे कि लोगों की सहमति हो, यानी हमारा देश ऐसा हो कि लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्योंकि कॉलोनियल रूल में लोगों को डर रहता था, वो एक डरे होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। बहुत से डिसीजन को वो एग्री नहीं करते थे जो अंग्रेज सरकार लेती थी, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि वो बोल नहीं पाते थे। अगर वो ऐसा करते, अगर वो उसकी आलोचना करते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन जब आज़ादी के जो मूवमेंट हुए, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उसमें ये सब सिचुएशन चेंज हो गई। जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त जो थे, वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे अंग्रेजों की गवर्नमेंट को और डिमांड करने लगे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उनकी एक ही डिमांड थी कि जो लेजिस्लेचर में जाएं वो इलेक्टेड मेंबर जाएं, यानी लोगों के द्वारा चुने हुए जाएं और वो बजट बनाया जाता है उस पर डिस्कस कर सकें, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1909 में। इसमें उनको अलो किया गया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे भेजे जाएं लेजिस्लेचर में। चैप्टर 1 में हमने जैसे पढ़ा
कि कॉलोनियल रूल के अंदर लोगों को किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का अनुभव किया लोगों ने, और स्थिति क्या थी लोगों की जब अंग्रेज़ों की सरकार थी उनके अंदर, और फिर लोगों ने किस तरह से जो संघर्ष हुआ, आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए गए, उसमें लोगों ने किस तरह से उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और तकरीबन जितने भी जाति धर्म सब लोग इकट्ठे होके उस संघर्ष में हिस्सा ले रहे थे। तो जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके मन में रत्ती भर भी शक नहीं था कि जब भारत आज़ाद हो तो सब लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन हो, जब कोई डिसीजन हो ले गवर्नमेंट तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्हें पता था कि जब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है, ये कॉलोनियल रूल के अंदर उन्होंने देखा था। और फिर जो लोगों की ड्रीम्स थी, जो एस्पायरेशन थी कि हमारी कंट्री ऐसी हो, उस हिसाब से उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने उन सब बातों को ध्यान में रख के फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन सब बातों को डाला, उसमें सब चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी। और जो एक मेन प्रिंसिपल जो था उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो गया दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, कंट्री के नागरिक हैं, उन्हें वोट देने का पूरा हक है। ये इस कारण था क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो एक्ट बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बना 1909 में, उसमें अलाउ किया गया रिप्रेजेंटेशन के लिए कि लोग अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं। उससे पहले क्या था कि लोग जो थे वो इलेक्ट नहीं होते थे, जो अंग्रेजों की सरकार थी वो अपने हिसाब से जो अपने उनके अधिकारी थे उनके द्वारा वो सरकार चलाते थे, और लोग ना तो उनके बारे में कुछ पूछ सकते थे कि जो डिसीजन ले रहे हैं, ना उसके बारे में पूछ सकते थे, ना उनको पार्टिसिपेशन का हक था, यानी वो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का दबदबा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। प्रतिनिधि होता है जिनको हम इलेक्शन में वोट देके उनको जितवा के लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं, उनको हम एमपी या एमएलए भी कहते हैं। एमपी हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो मेन आइडिया है डेमोक्रेसी का वो है कॉन्सेंट ऑफ पीपल, यानी इसमें लोगों की सहमति होना। अगर लोग सहमत हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से रन करेगी और डेमोक्रेसी भी अच्छे से चलेगी। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये डिज़ायर हो गया लोगों की ख्वाहिश, यानी वो लोगों की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश है, वो जिसको मर्जी वोट देना चाहें और जिसको वो इलेक्ट करके भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश है और उनका एक राइट भी है, हक भी है कि वो जिसको मर्जी वोट देके वो जितवा सकते हैं। फिर हो गया, ये तो आ गया डिज़ायर ऑफ पीपल कि लोगों की ख्वाहिश क्या रहती है। फिर आ गया अप्रूवल। अब लोग अप्रूव कैसे करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, वो अप्रूव कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले आ गया पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इसके पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल में हमने पहले भी देखा कि लोग किसी भी सरकार के फैसले में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि लोग वो क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चुन के भेजते हैं और उन लोगों की जो भी ख्वाहिश होती है या जो भी उनके अंदर दिमाग में होता है, वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उनके ज़रिए वो काम करता है। यानी सब लोगों की पार्टिसिपेशन तो बारी बारी से सब लोग अगर पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट हम ये करेंगे वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसलिए क्या करते हैं कि नुमाइंदे चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिससे लोग अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं वो उस प्रतिनिधि के द्वारा जो है वो पार्लियामेंट में रखी जाती हैं। तो ये गया पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की गवर्नमेंट के डिसीजन में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आगे कि अप्रूव कैसे करते हैं वो, अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है अच्छा तो उसको अप्रूव किस तरह से करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि हमने अभी देखा कि हम सबके लिए तो मुमकिन नहीं है कि वो बारी बारी से गवर्नमेंट के काम को अप्रूव करें, तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो जो मेजॉरिटी में ग्रुप होता है उन प्रतिनिधियों का वो सरकार बनाते हैं अपनी। तो सरकार जो हमारी होती है वो लोकसभा में भी होती है और लोकसभा में मेंबर भी जो होते हैं, साथ में एक राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर हैं जिनको हमने चुन के भेजा यहाँ से, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया या एमपी हो गया, वो फिर आगे चुन के स्टेट जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनको चुना जाता है, वो वोट देते हैं। तो हम डायरेक्ट तरीके से राज्यसभा के मेंबरों को नहीं चुन सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम चुन सकते हैं कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं, वो फिर आगे जो हैं अपना वोटिंग का इस्तेमाल करके राज्यसभा के मेंबरों को चुना जाता है। तो जब
कोई भी अगर कानून पास करना है, कोई भी अगर बिल पास करना है, तो पहले वो लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद वो राज्यसभा में पेश होगा। तो जब दोनों से पास हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ये हमने अप्रूव कर दिया। इस तरह से लोग जो हैं वो अप्रूवल गवर्नमेंट को देते हैं, यानी डायरेक्ट वे में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में वो गवर्नमेंट को अप्रूवल देते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज के टॉपिक्स, जिसके बारे में हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद वाई शुड पीपल डिसाइड उसके बारे में पढ़ा, साथ में पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में पढ़ा। कल हम रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।